Good morning, everyone. Welcome to Manula classes. In the session of daily news analysis, today is 22nd of April 2024. You are watching with Naresh Sharma. First of all, we are going to revise the previous day session. Question number 1. And guys, try to reply the questions before I provide you the correct answer. ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे प्रीवियस डे सेशन पर बेस्ड होते हैं. जो भी स्टूडेंट न्यू है उनके लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन है. और आइए स्टार्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड विद द भारत रत्न इन 2024? बिकॉज रिसेंटली अभी भारत रत्न अवार्ड्स दिए गए हैं और उसी के बेसिस पर हमने प्रीवियस डे सेशन में डिस्कस भी किया था भारत रत्न को. सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दैट विच पर्सनैलिटी हैज बीन अवार्डेड विद भारत रत्न. कर्पूरी चंद्र यादव, चौधरी चरण सिंह, GS स्वामीनाथन या लाल कृष्ण आडवाणी. इनमें से किसको भारत रत्न अवार्ड रिसेंटली दिया गया है? देखो, वो कर्पूरी ठाकुर हैं, ना कि कर्पूरी चंद्र यादव. GS स्वामीनाथन नहीं, वो है MS स्वामीनाथन. यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके पास में है चौधरी चरण सिंह एंड लाल कृष्ण आडवाणी. ये दो ऑप्शन आपके पास में करेक्ट है. तो अगर हम इस क्वेश्चन को और लंबा करते तो थोड़ा टाइम लगता, लेकिन हमने इसको इसी तरीके से डिजाइन कर दिया. बिकॉज फिर वहां पे हमें ऑप्शन बनाने पड़ते हैं कि A एंड B या B एंड C या A एंड D, तो बहुत सारे ऑप्शंस वहां पे बन जाते हैं. बट मेन पर्पज है हमारा यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस के थ्रू प्रीवियस डे सेशन को रिवाइज कराना और आपको ये आइडिया देना कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड विद भारत रत्न एट हिज रेजिडेंस? देखो, यहाँ भारत रत्न तो दिया गया, बट हिज रेजिडेंस, किसी को उनके रेजिडेंस पर भारत रत्न दिया गया है. मींस जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो उस पर्सनालिटी के घर पर गए और वहां जाकर के उनको भारत रत्न अवार्ड दिया. PV नरसिम्हा राव, नो, बिकॉज ये तो अभी है ही नहीं, वो तो पहले एक्सपायर हो चुके थे. कर्पूरी ठाकुर, वो भी एक्सपायर हो चुके थे. चौधरी चरण सिंह, वो भी एक्सपायर हो चुके थे. तो नाउ इट्स ओनली लाल कृष्ण आडवाणी. इन्हीं को अभी भारत रत्न अवार्ड दिया गया है. और बाकी आपको पता ही होगा कि ओनली लाल कृष्ण आडवाणी हैं जो अभी हैं, जीवित हैं. अदरवाइज इस बार 2024 में जितने भी भारत रत्न अवार्डी हैं वो उन सबको पोस्टहमसली अवार्ड दिया गया है. मींस इस समय उनमें से कोई भी इस दुनिया में नहीं है. नाउ फाइंड incorrect statement regarding Bharat Ratna. Here you have to find out the incorrect statement. So guys, always keep it in mind that whenever you are trying to find out the answer, तो वहां पर आपको ऐसे वर्ड्स को देखना है कि वहां पर इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है या ओनली पूछा है या फ्यू पूछा है. तो सच टाइप ऑफ जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं दे शुड बी इन योर माइंड and you should be very cautious when you are trying to find out the correct or incorrect answer from the given options. So the incorrect statement हमको देखना है यहाँ पे. भारत रत्न is the highest civilian award of India. Yes, it is the correct statement because इससे बड़ा कोई भी civilian award इंडिया में नहीं है. B, it is recommended by the President of India. ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड किया जाता है टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. नो, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज इसका अपोजिट करेक्ट है. जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वो रिकमेंड करते हैं भारत रत्न के अवार्डी को. किसके लिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मींस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बताते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि किसको भारत रत्न देना है. द अवार्डी डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट. यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. द अवार्डीज आर गिवन 5 करोड़ रुपीज. नो. देखो, या इनकरेक्ट स्टेटमेंट उन्होंने हमसे पूछा है क्वेश्चन में, तो हमको देखना है कि एक तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बी, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि किसको भारत रत्न दिया जाए. द अवार्डी डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट. यस, भारत रत्न में कोई भी पैसा, धन, रुपया कुछ भी नहीं दिया जाता, बस उसका एक लेटर होता है, उसका जो मीन्स जो भी उसके सिंबल्स होते हैं वो दिए जाते हैं. द अवार्डीज आर गिवन 5 करोड़. नो, कोई भी रुपया इसमें नहीं दिया जाता.
So there are two statements which are incorrect. Now we are going to have question number 4. कचाथीवू इज, रिसेंटली कचाथीवू जो है अभी न्यूज में आ गया है और कल के सेशन में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि क्या ये इशू है, क्या है ये. सो नाउ ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर. ए, अ प्रोविंस ऑफ तमिलनाडु. नो, दिस इज नॉट करेक्ट. एन आइलैंड इन अरेबियन सी. नो, ये अरेबियन सी में नहीं है. अरेबियन सी तो बहुत दूर है. देखो आप देखेंगे, ये अगर इंडिया का मैप हम ऐसे देखें तो यहाँ पर है अरेबियन सी और इधर है आपका बे ऑफ बंगाल. तो ये आंसर हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है. ऑप्शन एन आइलैंड इन अंडमान निकोबार. नो, अंडमान निकोबार की भी अगर हम बात करेंगे तो हमारा वो यहाँ जाकर के इस रीजन में अंडमान निकोबार आइलैंड्स है. तो ये भी हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट, इन आइलैंड इन पाक स्टेट. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज जो पाक स्टेट है, जैसे अगर हम ये कहें कि इंडिया वाला ये रीजन हो गया, यहाँ पर श्रीलंका हो गया, तो इस वाले रीजन में है ये कचाथीवू. तो इस रीजन को हम पाक स्टेट भी बोलते हैं. आगे जाकर के तो फिर हम निकल जाते हैं मलक्का स्टेट और इंडोनेशिया उस साइड में. नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस को फिल करना है. यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक. द इज अ स्टेट विच बिटवीन the Tamil Nadu state of India and the Jaffna district of the northern province of the island nation of Sri Lanka. तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक स्टेट है, उस स्टेट का क्या नाम है? इट्स पाक स्टेट और होमुज स्टेट या मलक्का स्टेट या लॉम्बॉक स्टेट. सो गाइज द करेक्ट आंसर इज पाक स्टेट. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और पाक स्टेट के बारे में, मलक्का स्टेट वगैरह के बारे में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है. सो कीप इट इन माइंड दैट इट इज बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया. और इंडिया का कौन सा प्रोविंस? तमिलनाडु. कल हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा अल नीनो के बारे में. देखो अल नीनो है क्या, पहले तो आप इसका आंसर दीजिए क्योंकि कल हमने शॉर्ट में इसके बारे में बताया था. इज एसोसिएटेड विद क्लाइमेटिक कंडीशन अफेक्टिंग द मॉनसून, कंप्यूटर वायरस, जोनोटिक डिजीज अफेक्टिंग पिग्स, अ पॉलिटिकल थ्योरी. क्या है इसमें से? ये देखो, जो अल नीनो है ये एसोसिएट करता है क्लाइमेटिक कंडीशन से दैट अफेक्टिंग द मानसून. ये जो अल नीनो है ये क्या होता है कि एक तरह का टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं ओशियन वाले रीजन में. तो उसकी वजह से जो नॉर्मल कोर्स ऑफ मानसून होता है इंडिया में या उसके आसपास के रीजन में, उसको ये नेगेटिवली इफेक्ट करता है. मींस कई जगह पर इसकी वजह से ड्रॉट होगा, कहीं पर कहीं कुछ ऐसे प्रोविंसेस भी होंगे, एरियाज होंगे, रीजन्स होंगे वेयर वी विल गेट मोर प्रेसिपिटेशन देन अदर. तो कहीं पर तो इसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं और कहीं पर इसकी वजह से ड्रॉट आ जाता है. तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन है. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट which affects water conservation negatively. वाटर कंजर्वेशन को नेगेटिवली अफेक्ट करने वाला इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम वाटर कंजर्वेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. रिफॉरेस्टेशन. यस, यदि हम बहुत सारे फॉरेस्ट को, प्लांटेशन जो है उसको प्रमोट करेंगे तो वाटर कंजर्वेशन इंक्रीज होता है. एनक्रोचमेंट ऑफ कैचमेंट एरिया या प्रमोशन ऑफ फॉरेस्टेशन. ये जो है फॉरेस्टेशन का प्रमोशन करना, ये भी पॉजिटिवली अफेक्ट करता है वाटर कंजर्वेशन को. और एनक्रोचमेंट ऑफ कैचमेंट एरियाज ये नेगेटिवली अफेक्ट करता है वाटर की कंजर्वेशन को. आपको पता होगा, सपोज करो ये कोई एक जंगल वाला रीजन है, फॉरेस्ट वाला, और जब बरसात होती है तो पानी इसमें स्टोर हो जाता है. दैट इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया. सम काइंड ऑफ दिस कैन बी ए पॉन्ड, अ लेक. जब इनको एनक्रोच कर लिया जाएगा, इसमें घर बन जाएंगे, बिल्डिंग्स बन जाएंगे, तो फिर ये क्या होगा, वाटर का जो रिचार्ज फैसिलिटी है नेचुरली वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो हमारा इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी. विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ बुल्गारिया? तो बुल्गारिया की जो कैपिटल सिटी है वो क्या है? रोमानिया, वियना, स्लोवेनिया, इनमें से कौन सी है? या सोफिया? द करेक्ट आंसर इज सोफिया. सोफिया जो है बुल्गारिया की कैपिटल है. अभी हमने देखा था कि जो बुल्गारिया है और इधर आपका स्लोवेनिया वगैरह है, ये कंट्रीज ऐसे हैं जो अभी यूरोप के वीजा फ्री जोन है ना, उसमें जाना मीन्स उनका जो है लगभग फिक्स हो ही चुका है.
कुछ स्टेप्स इनके कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसकी वजह से दोनों ही कंट्री न्यूज में थे। शेंजेन एरिया, ये एरिया क्या है, ये फिर से जो है न्यूज में आ गया। ये शेंजेन एरिया क्या है? अ बॉर्डर कंट्रोल फ्री एरिया इन साउथ एशिया में, अ बॉर्डर कंट्रोल फ्री एरिया इन ईस्ट एशिया, और बॉर्डर कंट्रोल फ्री एरिया इन यूरोप। क्या नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? नो। देखो करेक्ट स्टेटमेंट है बॉर्डर कंट्रोल फ्री एरिया इन यूरोप। जो शेंजेन एरिया है इसमें अराउंड 26 कंट्रीज हैं, और उन कंट्रीज में क्या होता है कि उनमें बहुत ज्यादा वीजा, पासपोर्ट वगैरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। कल भी हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मली होता क्या है कि सपोज करो ये एक रोड है, और इस रोड पर यहाँ से आप जा रहे हैं तो आप फ्रांस के अंदर हैं, और इसी रोड पे दूसरी कार चल रही है, वो किसमें है? हो सकता है वो ब्रिटेन में चल रही हो, या जर्मनी में, या किसी और कंट्री में चल रही हो। तो यहाँ पर जो बॉर्डर वगैरह की रेस्ट्रिक्शंस है बहुत बहुत कम है, ना के बराबर, एकदम फ्री एरिया है। ऐसे समझो आप कि आप दिल्ली से आप जो है पंजाब जा रहे हो, तो क्या आपको रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगी? कोई बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस ऐसी कोई नहीं है, ठीक है। तो यूरोप का जो शेंजेन एरिया है वैसे ही वर्क करता है जैसे इंडिया एज ए सिंगल यूनिट। इंडिया में कोई भी व्यक्ति कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? बिकॉज अभी हमने देखा था कि जो फ्रांस ने कहा है कि हम यूक्रेन को अपने ओल्ड आर्मर्ड व्हीकल और न्यू मिसाइल्स वगैरह हम सप्लाई करेंगे यूक्रेन को, ठीक है। तो कल उसकी वजह से न्यूज में था। तो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन? नो। इमैनुअल मैक्रो? नो। गैब्रियल एटल? नो। ऋषि सुनक? नो। तो फिर करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका यस, ये वाला, ठीक है, इमैनुअल मैक्रो। तो इमैनुअल मैक्रो जो है प्रेसिडेंट है फ्रांस के। व्लादिमीर पुतिन है, ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? रशिया के। गैब्रियल अटल, ये कहाँ के हैं? फ्रांस के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। और एक बड़ी बात और है कि ये जो गैब्रियल अटल है वो गे हैं, इसलिए भी कई बार न्यूज में रहते हैं। एक गे जो है प्राइम मिनिस्टर बन गया फ्रांस का, और ये काफी यंग है, ठीक है, जो गैब्रियल अटल है। कई बार तो ये माना जाता है कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है ये फ्रांस के। ऋषि सुनक, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो देखो कितने सारे पॉइंट्स हमने यहीं पे लर्न कर लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के अदर इंपॉर्टेंट न्यूज पर आते हैं। रिवीजन हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस महिला को, अब यहाँ से देखने से पता भी नहीं चल रहा है कि महिला है कि पुरुष है, ठीक है। तो हुआ क्या है कि ये खुशी मना रही है, क्योंकि इसने जो नेल पेंट वगैरह रखा है तो पता ही चल रहा है कि शायद ये महिला होगी, है ना। बाकी तो आजकल फैशन के चक्कर में कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन क्या है। हुआ ये है कि जर्मनी ने अपने यहाँ जो कैनाबिस है, ठीक है, कैनाबिस होता है गांजा, कई बार लोग बोलते हैं सुट्टा, है ना, सुट्टा सिगरेट वगैरह में भर करके कुछ लोग फूंकते हैं, दैट इज गांजा। अब जो जर्मनी है वहां पर उन्होंने कैनाबिस अर्थात गांजा के रिक्रिएशन यूज को, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए, नॉर्मल यूज के लिए उसने इसको ग्रीन लाइट कर दिया। मींस ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, आराम से नशा करो, ये इन्होंने इसकी परमिशन दे दी। तो कैनाबिस एफिसियोनाडस ये इसका नाम है। जर्मनी में इसने जो है इस समय हंगामा मचा दिया खूब, बिकॉज अपोजिशन पार्टीज ने खूब विरोध किया कि भाई इसको मत दो। वहाँ के जो मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने भी मना किया कि भाई इसको आप ओपनली फ्री मत करो। इन्होंने अभी पहला स्टेप में ये किया है कि जो 18 ईयर से अबव के जो लोग होंगे वो 25 ग्राम तक जो है कैनाबिस ले जा सकते हैं अपने साथ में। जैसे नॉर्मली इंडिया में जो एनडीपीएस एक्ट है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ड्रग्स कंट्रोल जो एक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो इसके द्वारा जैसे अगर किसी के पास में एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा आपको यदि कैनाबिस या और भी ऐसा कोई ड्रग्स मिल जाता है तो आपकी फिर उसमें बेल भी नहीं होती, है ना। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि 18 ईयर से अब का कोई भी होगा तो वो 25 ग्राम्स तक अपने साथ में अपनी पॉकेट वगैरह में कहीं भी रख सकता है। प्लस अपने घर में आप 3 प्लांट लगा सकते हैं, किसकी? मैरिजुआना के, ठीक है। मीन्स जो गांजे का प्लांट होता है मैरिजुआना का, उसके आप 3 प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं। जैसे ये इस तरीके का, देखो ये ऐसा प्लांट होता है। हालांकि हम अपने गांव की अगर वहां की बात करें तो आपको बहुत सारे प्लांट्स ऐसे ही लगे मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इन्होंने इसमें क्या किया है कि अपनी पॉलिसीज को लिबरल कर दिया है। इससे पहले जो यूरोप में और भी कंट्रीज हैं जैसे माल्टा हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, नीदरलैंड हो गया, इन्होंने अपने यहाँ पहले से ही परमिशन दे रखी थी। अब हालांकि इससे प्रॉब्लम निकल करके आई थी कि वो थी कैनाबिस टूरिज्म, ठीक है। आपको पता है अभी जस्ट ही हमने डिस्कस किया कि यूरोप में बॉर्डर तक बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब सपोज करो कि ये हो गया मान लीजिए कंट्री ए,
और ये हो गया कंट्री बी, यूरोप के अंदर ही। एक कंट्री में कैनबिस गांजा अलाउ नहीं है, दूसरे में अलाउ है। अब इनके यहाँ फ्री मूवमेंट तो है ही, और मान लो बॉर्डर वाले एरियाज में है, साइकिल उठाई, अपनी बाइक उठाई, पहुंच गए इस कंट्री में, गांजा फूंका, वापस आ गए अपने घर, है ना। तो यहाँ पर इतना फ्री है, तो टूरिज्म के लिए भी लोग फिर चरस गांजा ये फूंकने के लिए वहां पर आना स्टार्ट हो गई। ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। जब जर्मनी ने ये लॉ पास किया तो करीब 1500 लोगों ने जो है जर्मनी में कुछ एरिया में क्या किया, बहुत ज्यादा उसको सेलिब्रेट किया कि भाई अब ये फ्रीली अवेलेबल होगा। यहाँ पर कैनबिस कंजम्पशन के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट की तरफ से जो है हेल्थ मिनिस्टर कार्ल जो है लॉटरबैक हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई पहले जो गांजा फूंकना है वो एक टैबू माना जाता था, मींस कलंक की तरह या बेइज्जती की तरह, इंसल्ट की तरह देखा जाता था। लेकिन अब हम इस गांजे के फूंकने को हम ये नहीं मानते कि ये कोई गलत चीज है, ठीक है, टैबू अब हम इसको नहीं मानते। तो ये भी भाई एक नए प्रकार का ही सिस्टम इनके पास में चल रहा है कि गांजा फूकना आप गलत ही नहीं मान रहे, है ना, तो मीन्स उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो इनका एक तरीके से कहना भी ठीक हो सकता है। अच्छा आप बताओ कि इंडिया में अगर हम कैनाबिस को या इस तरीके की जो ड्रग्स हैं उनको अगर ओपनली अलाउ कर दें, ठीक है, तो आप में से कितने लोग इससे एग्री करते हैं? क्या क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि हम गांजा इंडिया में अलाउ कर दें नॉर्मली, कि आप अपने खेत में उगाओ, आराम से गांजा पियो, जेब में रख के लेके जाओ, पॉकेट में रख के लेके जाओ, या कॉलेज में जाओ तो बैग में भी आपके रख सकते हो आप। ऐसा अगर कुछ अलाउ कर दिया जाए तो क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, आप बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो भाई ये जो नॉर्मल जो एडिक्शन हो जाती है लोगों को, फिर जो उसकी जो है क्या बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग होती है, और उसकी वजह से क्राइम होते हैं, तो हम इसको इसीलिए क्या कर रहे हैं कि लिमिटेड अमाउंट में अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए जो कैनाबिस क्लब्स होंगे वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं 1 जुलाई के आसपास से, वहां से इनमें ये अलाउ हो जाएगा। मीन्स दुकान टाइप की होंगी, क्लब टाइप के होंगे, वहां जाओ, बैठो, परचेज करो और आराम से वहां पे गांजा फूको, ठीक है। ये वाला सिस्टम वहां पे अलाउ होने जा रहा है। और एक एक कैनाबिस क्लब में 500 मेंबर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक महीने में वहां पे 50 ग्राम तक आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो इनिशियली इन्होंने धीरे धीरे इसको जो है स्टार्ट किया है, हालांकि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो इसका अपोजिशन कर रहे हैं। आप बताइए कि इंडिया में ऐसा क्या होना चाहिए, इसको कैसे देखो। पुलिस ने भी अपने जो है अपने कंसर्न को रेज किया है कि भाई देखो पुलिस इसको कैसे रेस्ट्रिक्ट कर पाएगी, कैसे पता चलेगा किसने 50 ग्राम सेल किया, किसको बेचा। एक आदमी को ही 50 ग्राम बेचा एक महीने में, या एक महीने में एक ही आदमी को आपने 100 ग्राम बेच दिया, है ना, तो कैसे उसको आप कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है। प्लस सोसाइटी में जो यूथ है वो अगर हमारा नशा करने लग जाए, ठीक है, गांजा फूकने लग जाए, नशा करके नालियों में पड़ा मिले हमको, तो वो क्या फिर देश को संभालेंगे और कहाँ आगे लेकर के जाएंगे कंट्री को। सो दैट इज द मेन रीजन फॉर क्रिटिसाइजिंग ऑफ द यूजेस ऑफ ड्रग्स। नाउ एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल आया है द हिंदू का, उनमें आर्टिकल है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इलेक्शन में से ये गुड भी है, ये बैड भी है, और ये और ज्यादा भी खराब है, अगली भी है। क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं, कुछ उन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कि भाई क्या क्या इसमें से हमारे सामने पॉइंट्स हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बीजेपी के यहाँ से ये बात कर रहे हैं, बीजेपी का एग्जाम्पल देते हुए, कि अभी एआई जो है उसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इलेक्शंस में। कैसे कि सपोज करो जो लीडर्स हैं, ठीक है, जब वो स्पीच देते हैं तो अपनी किसी एक लैंग्वेज में तो देते हैं। तो इस बार पार्टीज हैं, यहाँ पर बीजेपी का ये एग्जांपल देते हैं कि वो पार्टीज क्या कर रही है, किसी एक लीडर ने स्पीच दी, उस स्पीच को अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे देगी कौन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वगैरह है वो सब, ठीक है। तो ये इनका कहना है कि भाई देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, अब देखो जिस आदमी को सपोज करो हिंदी आती है, तमिल नहीं आती, अब अगर एआई की हेल्प से आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं तमिल लैंग्वेज में, ठीक है, तो आप हिंदी में बात करते हुए भी तमिलनाडु के लोगों से कनेक्ट फील कर पाओगे, और वहाँ के लोग भी समझेंगे कर यार इसको तो अच्छी खासी तमिल आती है, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम जो है काफी इस समय हाईलाइटेड है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो स्टार्टिंग में जो सोशल मीडिया था, है ना, उसने बड़ा रोल प्ले किया है पिछले 2014 वाले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन हुए, 2019 के जनरल इलेक्शन हुआ, या स्टेट की असेंबलीज के बहुत सारे इलेक्शन हुए, उन्होंने इनको यूज किया। ये बता रहे हैं कि देखो 1990s में या 2007 में मोबाइल फोन्स का बहुत ज्यादा यूज हुआ था। मीन्स मोबाइल फोन पर जो टेक्स्ट मैसेज है वो भेजे जाते थे, या मोबाइल पर कॉल की जाती थी, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है वोटर्स थे उनको रिझाया जाता था, उनसे कांटेक्ट किया जाता था।
ये कह रहे हैं कि पिछले जो इलेक्शंस रहे 2014 वाला, उस इलेक्शन को सोशल मीडिया इलेक्शन भी कहा गया, बिकॉज इन 2014 जनरल इलेक्शन देयर वाज लार्ज स्केल यूज ऑफ द सोशल मीडिया। समटाइम्स इट वाज आल्सो कॉल्ड एज फेसबुक इलेक्शन, बिकॉज इस पर अराउंड 500 करोड़ रुपीज इस पर जो है खर्च हुए। तो यहाँ से हमें 2014 के बाद से देखने को मिलता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका काफी ज्यादा यूज बढ़ता जा रहा है बाकी सारे सेगमेंट के साथ साथ इलेक्शन में भी। एक पेपर जो रिसर्च पेपर आया एशियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, उसका टाइटल था इंडिया 2014 फेसबुक लाइक एज अ प्री प्रेडिक्टर ऑफ इलेक्शन आउटकम्स। मीन्स सोशल मीडिया से ये आइडिया लगाया जाने लगा कि भाई कौन सी पार्टी जो है इलेक्शन को विन करेगी या कौन सी लूज करेगी। ठीक है, तो सोशल मीडिया पर लाइक वगैरह जो होते हैं उनके थ्रू ऐसा जानने की कोशिश की गई। ठीक है, तो जैसे इन्होंने एक आइडिया लगाया कि जब इलेक्शंस चल रहे थे तो उस समय पर जो मोदी साहब थे उनको वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर उनके लाइक करने वाले जो पोस्ट थे उनका सेकंड नंबर था, यूएस प्रेसिडेंट को फर्स्ट नंबर पर था। प्लस इनका जो है जो फॉलोअर्स की अगर हम बात करें तो उस समय 7th लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के। तो ये कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर हमको किसी लीडर के बारे में अगर पॉजिटिव चीजें देखने को मिलती हैं तो उससे ये भी होता है कि जो है उस लीडर के, उस पार्टी के इलेक्शन जीतने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। फिर एग्जांपल लेते हैं 2019 का। तो भाई देखो 2014 का जो इलेक्शन था इसको तो हमने फेसबुक इलेक्शन कहा या सोशल मीडिया इलेक्शन कहा, लेकिन 2019 का इलेक्शन है उसको फर्स्ट व्हाट्सएप इलेक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज 2019 के इलेक्शन में सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने व्हाट्सएप का बहुत ज्यादा यूज किया। ठीक है, बिकॉज इससे इलेक्शन वगैरह में बहुत आसान हो जाता है, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाना, बड़े बड़े ग्रुप बनाना और डेटा को बहुत जल्दी जो है लोगों तक पहुंचाना, वोटर्स के साथ में कनेक्ट कर लेना और जो है मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करना और उसमें चीजों को डिटेल्स को शेयर कर देना। फिर ये एग्जांपल देते हैं, अभी रिसेंटली न्यू हैम्पशायर एक जगह है, एक जो है स्टेट है किसका, यूएसए का, वहां का एग्जांपल देते हैं कि देखो वहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट जो जो बाइडेन है अभी करंटली है, इनका एक फेक वीडियो बनाया एक एआई के थ्रू। ठीक है, मीन्स जो है एक वीडियो था और उस वीडियो के थ्रू है ना ऐसा करवाया गया कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी को जो वोट करने जाते हैं उनको डिसवेट किया गया कि भाई वोट डालने मत जाना। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने यूज किया। इसी तरह से स्लोवाकिया में भी जो है एआई से रिलेटेड वीडियोस का, ऑडियोज का यूज किया गया। उसमें आवाज मीन्स ऐसी थी, वॉइस, और उसका जो वीडियो था वो ऐसा था जैसे कि जो बाइडेन खुद उसको कह रहे हो, लेकिन बाद में इंक्वायरी से पता चला कि नहीं, वो जो बाइडेन की वॉइस ओरिजिनल थी ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा ही यूज स्लोवाकिया में भी हुआ, वहां पर भी उन्होंने इसी तरीके से वोट को कास्ट करने के लिए जो वोटर्स थे, इलेक्टर्स थे, उनको मिसगाइड वहां पर किया गया था। ठीक है, फिर एग्जाम्पल देते हैं हमको अर्जेंटीना का। अक्टूबर नवंबर में रिसेंटली जब एग्जाम वहां पर इलेक्शन वगैरह हुए तो इन्होंने भी यहाँ पर एआई को बहुत ज्यादा यूज किया था। ठीक है, दूसरा फिर ये डीप फेक्स की बात करते हैं कि एआई में डीप फेक वीडियोस इन्होंने बनाए, है ना, और उनके थ्रू वोटर्स को कन्विंस करने की कोशिश की गई। जैसे मध्य प्रदेश और तेलंगाना वगैरह है, वहां पर भी इनका अच्छा खासा यूज किया गया। उसमें क्लिप्स को एडिट कर दिया गया, उसमें कुछ के वर्ड चेंज कर दिए गए। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया, कौन बनेगा करोड़पति, उस ये जो एक शो जो आता है ना, इसमें से भी वीडियो क्लिप्स वगैरह कट कर ली, उसमें कुछ फेक वीडियो ऐड कर दिए और ऐसा दिखाया जाने लगा कि जो कौन बनेगा करोड़पति जो शो है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टीज को उनको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसा हुआ। प्लस ये कह रहे हैं कि देखो सोशल मीडिया एआई के दौर में फेक अकाउंट्स को बहुत यूज किया जाता है। कैसे, सपोज करो कि कोई एक अकाउंट है, वहां से कोई ए नाम की पोस्ट आपने की। ठीक है, अब आपके पास में अगर 1 लाख फेक अकाउंट बनवा रखे हैं आपने किसी कंपनी के थ्रू। ठीक है, तो आपने कोई एक पोस्ट की, वो सारे के सारे 1 लाख लोग आपकी पोस्ट को लाइक करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक्चुअली में वो पोस्ट तो आपकी ही थी ना और ये फॉलोअर भी आपके ही थे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसको थोड़ी पता कि सब आपके ही लोग हैं ये, तो वो क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर या जो आपका फेसबुक, मेटा, ट्विटर वगैरह, वो उस चीज को प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो कह रहे हैं कि देखो एआई के यूज की वजह से बहुत सारी चीजें पॉलिटिसाइड हो जाती हैं, है ना, सोशल मीडिया का बहुत बड़े तरीके से उसमें यूज हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया और जो एआई है वो इंटरवोवन है, आपस में कनेक्टेड है, इनको अलग करके हम नहीं देख सकते और इनको बहुत सावधानी पूर्वक हमको यूज करना होगा। द पॉलिटिकल लैंडस्केप इज चेंजिंग। ये कह रहे हैं कि इस एआई और सोशल मीडिया की वजह से जो पॉलिटिकल थिंग्स हैं, जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो चेंज होता जा रहा है, बिकॉज
अब ह्यूमन से ज्यादा एआई का बड़ा वाइडर रोल जो है प्ले कर रहा है एआई इलेक्शंस में, और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जो है डिसैमिनेट किया जा रहा है, उसमें कैंपेनिंग में यूज कर रहे हैं उसको, वोटर्स की आइडेंटिफिकेशन में हम उसको यूज कर रहे हैं, उसकी डिटेल फाइंड आउट करने में हम उनको यूज कर रहे हैं, अपना जो पर्सनल कोई कंटेंट है, कोई मैसेज है, कोई वॉइस मैसेज है, ऑडियो मैसेज है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं एआई की हेल्प से, और उसको डिलीवरी भी कर सकते हैं जिन लोगों को चाहें उन लोगों के मोबाइल नंबर पर। तो इस समय जो इलेक्शंस है वो डाटा ड्राइवन हो गए, कि डाटा से डिसाइड हो रहा है कि कहाँ कहाँ मैसेज सेंड किए जाएंगे। माइक्रो टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज भी हो रही हैं, जैसे सपोज करो आप एक ए नाम की आप पर्सन है कोई, और ये क्या कर सकते हैं कि आपके पास में आपकी पहचान में एक कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको पता है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप के लोग किसी एक्स नाम की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। सपोज करो वो राइटिस्ट को फॉलो करते हैं, या वो बीजेपी को या कांग्रेस को किसी को फॉलो करते हैं। आपको पता चला कि अच्छा इस ग्रुप में ऐसे लोग हैं, आप क्या करोगे, उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे जैसे तैसे करके। फिर आपके पास में कहीं दूसरी जगह से जो टीम होंगी वो आपको मैसेज भेजेंगी, आप इस ग्रुप में उनको शेयर करोगे, उसका पैसा भी मिलता है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस समय जो इलेक्शंस हैं वो इतने इजी नहीं रह गए, एआई का बहुत बड़े स्तर पर उसमें आजकल यूज हो रहा है। इन्होंने फिर यूनाइटेड स्टेट्स का जो है एग्जांपल दिया है कि देखो यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐसी सभी कॉल्स पर, वॉइस पर जो है रोक लगा दी, उन्होंने जो है लीगली उसको बैन कर दिया कि कोई भी एआई से जो है रोबोट जो कॉल्स होती है, जिसको रोबो कॉल्स बोलते हैं, उनको आप नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बात आती है कि जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, बेमथ जिनको हम बोलते हैं, बेहेमथ, ठीक है, इनको लार्ज कंपनीज को हम इसमें बोलते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ओपन एआई हो गया, मेटा हो गया, अर्थात ये जो फेसबुक है। अब इन बड़ी बड़ी कंपनीज के सामने भी एक चैलेंज है कि इनका प्लेटफॉर्म अगर यूज होता है और उसके थ्रू कुछ भी इलेक्शन में कुछ घपला होता है, तो कई बार इन कंपनीज पर भी केस कर दिया जाता है कि भाई आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐसा हुआ। तो इनको भी जो एआई है उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनसे फाइट करना होगा, है ना, और इनको बचना होगा कि भाई डिसीव वोटर्स के इनका प्लेटफॉर्म यूज करके वोटर के साथ में कुछ भी धोखा ना हो, उन हर एक कंटेंट की प्रूफ रीडिंग वगैरह भी हो, और उस चीजों को ठीक से मैनेज किया जाए। अब ये स्लोवाकिया का एग्जांपल देने के, सपोज करो जैसे स्लोवाकिया में क्या हुआ था कि जैसे ही इलेक्शन होने वाले थे उसी टाइम पहले, उससे कुछ टाइम पहले फेक वीडियो उन्होंने एक रिलीज कर दिया, और रिलीज ऐसा था कि वो जो अपोजिशन पार्टी या जो है नॉर्मल कोई और कैंडिडेट था उसके अगेंस्ट में था वो वीडियो। तो सपोज करो 3-4 घंटे जो है मैसेज में रह गए हैं, उसमें सॉरी इलेक्शन की वोटिंग में 3-4 घंटे रह गए हैं, या इलेक्शन की जो वोटिंग है वो चल रही है। उसी समय पर सबके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, कोई फेक मैसेज होता है, और उससे लोगों को जो आइडिया है वो चेंज हो जाता है अचानक से। सपोज करो कि एक वीडियो आए और वीडियो में बोला जाए कि जो है राहुल गांधी अरेस्ट हो गए करप्शन के केस में, या प्राइम मिनिस्टर मोदी अरेस्ट हो गए करप्शन के केस में। ऐसा कुछ भी अगर बना करके डाल दिया जाए तो लोगों को तो अचानक से मैसेज चला जाएगा, जब तक इंक्वायरी वगैरह कुछ भी होगी तब तक तो लोगों के वोटिंग का पैटर्न चेंज हो चुका होगा, और किसी के वोट जिसको मिलने थे हो सकता है वो उसको ना मिले, और जिसको नहीं मिलने थे, लोगों ने आइडिया नहीं किया था, हो सकता है उसको वोट मिल जाए। तो ये कह रहे हैं कि अभी बहुत जल्दी हम कर रहे हैं एआई के यूज में इलेक्शंस में, हो सकता है हमको इसको और 4-5 साल देने चाहिए थे तब हम एआई का यूज करते इलेक्शंस में, क्योंकि तब तक हमारे पास में बहुत अच्छे से जो है लॉ होते, हम उनको जो है रेजिलियंट उनको कर पाते, हम उनकी आदत भी हमको हो जाती, उनके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होते, तब हम उनको ठीक से कर पाते। बिकॉज अभी हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है कि इट इज अ रेल्म ऑफ अननोएबल अननोन्स, मीन्स हम ऐसे अननोन लोगों को या अननोन थिंग्स को या टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं जिसको जान ही नहीं सकते, और उसको हम अचानक से अपने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उनकी नेगेटिव इम्पैक्ट बड़े बड़े हो सकते हैं, जबकि उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज हम देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, कि यहाँ पर अभी जीएसटी के एस्टिमेट्स आए हैं। इस सारे के सारे इसमें इस आर्टिकल में बेसिक से पॉइंट ये है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो आपको जान लेना है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा हुआ था जिसके थ्रू जीएसटी आया था, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का नंबर क्या था वो आपको पता रखना है, और जीएसटी किस ईयर में आया था, 2019, 17, 16 कब आया था, उसकी आपको ईयर भी पता कर लेनी है। ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ से इस न्यूज में से ये निकाल लेना है। प्लस बेसिक सी चीज ये है कि अभी रिसेंट वाले टाइम में जो जीएसटी है
उसके कलेक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में भी और प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में भी। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें आपको यहाँ से निकालनी है, बाकी इस तरीके का कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता नहीं है। इतना सारा जो डेटा हम देखते हैं जो एवरी मंथ चेंज होता है, इस आर्टिकल को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि आपको ये आइडिया लगे कि जब आप न्यूज़पेपर रीड करें तो व्हाट यू शुड नीड एंड व्हाट यू शुड रिजेक्ट। तो जब इस तरीके का डेटा आपको बहुत सारा मिलता है कि नेक्स्ट भाई फरवरी में इतना कलेक्शन हुआ, मार्च में इतना कलेक्शन हुआ, जनवरी में इतना कलेक्शन, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो एवरी मंथ के डेटा को लर्न करेगा कि कितना हुआ। बस आप ये ध्यान रख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमारे यहाँ जीएसटी का जो कलेक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन और है, ये बताइए कि जो फाइनेंशियल ईयर है इंडिया में कब स्टार्ट, कब से कब तक होती है। ठीक है, बिकॉज कल 1 अप्रैल निकल करके गया है। ठीक है, और ये 1 अप्रैल हमारे यहाँ जो है फाइनेंशियल ईयर से जुड़ा हुआ है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आज के इस सेशन में इतना ही। कल नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे और हम आज के सेशन को रिवाइज करेंगे एमसीक्यू के थ्रू, और फिर उसको आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर से न्यूज़ वगैरह जो भी होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करता हूं कि जो हम पीडीएफ इस पर डिस्कस कर रहे हैं वो आपको मैं शेयर भी कर पाऊँ आपके टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारी क्लास का ग्रुप है उस पर आप वहां पर इसको देख भी सकते हैं। चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।